हेलो गाइस, यहाँ पर से अपना क्लास रुक गया था, तो चलिए यहाँ 108 से फिर से करते हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल कहाँ है? चिरान में, बिहार। समाधि स्थल पोरकलाम में, और बस्ती और समाधि दोनों का है पिकलीहल में। ठीक है, सभी चीज़ को याद रख लेना। तो ये क्या, 1 2 3 डी आंसर है। महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द देख लेते हैं। मेनहीर किसको बोलते थे? प्रस्तर स्तंभ को बोलते थे। कुड़ई कल किसको बोलते थे? फड़शिला को बोलते थे। टोपी कल किसको बोलते थे? छत्रशील। टोपी माने टोपी ऊपर छत में पहनते हैं। और डोलमेन प्रस्तर मेज को बोलते हैं। ठीक है, मेनहीर प्रस्तर स्तंभ को बोलते हैं मेनहीर। ठीक है, और कुड़ई कल क्या होगा? फड़शिला को बोलते हैं। और टोपी कल क्या है? छात्रशिला को बोलते हैं, छत्रशिला। और डोलमेन किसको बोलते हैं? प्रस्तर मेज को बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। महापाषाण युगीन प्रारूप क्या है? डॉल्मेन का है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला होता था और बाहर का रंग कैसा होता था? लाल होता। अंदर काला बाहर लाल, सही है। इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पोताई हुई है, ये भी दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। दक्षिण भारत के महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, सही है दक्षिण महापाषाण में, क्योंकि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। दक्षिण भारत में कृषि और सरोवर सिंचाई दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी। कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृति के अनुरूप को सही ढंग से परिभाषित अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है? तो सबसे पहले था गैरिक मृदभांड, इसे ताम्र भी बोलते हैं। काले और लाल मृदभांड संस्कृति। उसके बाद चित्रित दूषण, यह क्या है? चित्रित। ठीक है, चित्रित दूषण में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ठीक है, गैरिक मृदभांड, काले और लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति, और उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति है। ठीक है, ये आंसर है। सॉरी ना। ताम्र निधि हो गया। ताम्र निधि या भंडार संस्कृति क्या बोलते हैं? ताम्र निधि या भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में किससे संबंधित है? गिरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत के प्राग ऐतिहासिक काल के सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म भी है, हाथ की कुल्हाड़ी भी है, मृदभांड भी है, अस्थि अवशेष सभी हैं। ठीक है, डी। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष है। प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष है बिलासुर ग्राम से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्य पाषाण काल के मध्य में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो यह कहाँ से मिले हैं? बागोर से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में से किन नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो लिंग सुगूर को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। किसको किया गया है बोलेंगे तो लिंग सुगूर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित? क्रमिक विकासवाद चार्ल्स डार्विन, एक जीव विज्ञान। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन कहाँ से थे? तो चार्ल्स डार्विन कहाँ से थे बोलेंगे तो यह इंग्लैंड के वासी थे। ठीक है, इंग्लैंड निवासी थे। चार्ल्स डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में किसी मत का सिद्धांत का खंडन करता है। तो कौन सा मत के सिद्धांत का? दैवी उत्पत्ति मत। वह बोलता है देवों से उत्पत्ति हुआ है, उसका खंडन करता है। ठीक है, क्रमिक विकास से हुआ है बोलता है डार्विन जी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक किसकी है बोलेंगे तो यह पुस्तक अपने चार्ल्स डार्विन जी की है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो यह कब प्रकाशित हुई है? तो 1859 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, 1859 में प्रकाशित हुई है। द डिसेंट ऑफ मैन क्या है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल भी उन्हीं की है 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन जी की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है? अस्तित्व के लिए संघर्ष रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। सर्वोत्तम वाला तो चार्ल्स डार्विन का ही कथन है कि योग्यतम प्राणी ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, योग्यतम प्राणी जो होते हैं वही जीवित रह पाते हैं। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन
ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है दक्षिण गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो दक्षिण गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिणी मानव समप्राणी। क्या होता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दक्षिण मानव समप्राणी होता है। ठीक है, दक्षिण मानव समप्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सीधा चलने वाला कपी मानव। सीधा चलने वाला कपी मानव को क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है पिथेकैंथ्रोपस। सीधे चलने वाले कपी मानव को बोलते हैं पिथेकैंथ्रोपस। उसी से। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? होमो इरेक्टस ना, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो द्विपदी। होमो इरेक्टस द्विपदी। ठीक है। होमोसेपियन नियंडरथाल। ठीक, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण नियंडरथाल है। नियंडरथाल स्थान का नाम है। ठीक है, नियंडरथाल क्या है? तो नियंडरथाल स्थान का नाम है। नियंडरथाल स्थित है। नियंडरथाल कहाँ है स्थित है बोलेंगे तो यह जर्मनी में स्थित है। ठीक है, नियंडरथाल जर्मनी में स्थित है। नियंडरथाल कौन से जगह स्थित है? तो वह जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो होमोसेपियन का क्रो-मैग्नन, ग्रीमाल्डी, चांसलेड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है। क्या क्या है? क्रो-मैग्नन है, होमोसेपियन का ग्रीमाल्डी भी है, चांसलेड भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका नाम नहीं है। क्रो-मैग्नन स्थित है। तो जैसे नियंडरथाल कहाँ है? जर्मनी में है। वैसे ही क्रो-मैग्नन मानव है। तो क्रो-मैग्नन मानव स्थित है कहाँ स्थित है बोलेंगे तो यह फ्रांस में है। क्रो-मैग्नन फ्रांस में, नियंडरथाल जर्मनी में। क्रो-मैग्नन है, क्रो-मैग्नन जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित एक घाटी है। क्रो-मैग्नन क्या है? तो क्रो-मैग्नन नहीं, सॉरी फ्रांस जी। क्रो-मैग्नन नियंडरथाल जर्मनी में है, लेकिन क्रो-मैग्नन क्या बोला था? क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। तो क्रो-मैग्नन कहाँ है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। क्रो-मैग्नन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है क्रो-मैग्नन। ठीक है। प्लीस्टोसीन युग में निम्नलिखित में से किस युग का समनार्थी है? प्लीस्टोसीन युग हिम युग का समनार्थी है। प्लीस्टोसीन युग किस युग का समनार्थी है? प्लीस्टोसीन युग किस युग का समनार्थी है? तो यह हिम युग का समनार्थी है प्लीस्टोसीन। हिम युगीन, हिम विहीन युग, बिना हिम के। युगीन किस युग का समनार्थी है? हिम विहीन, ही प्लीस्टोसीन युग हिम युग, और हिम विहीन को बोलते हैं होलोसीन। हिम विहीन को क्या बोलते हैं? होलोसीन। हिम विहीन को बोलेंगे इसमें हिम नहीं रहता। हिम विहीन युग को क्या बोलते हैं? समनार्थी होलोसीन। लेकिन प्लीस्टोसीन युग क्या है? हिम युग का समनार्थी है। हिम विहीन बोलेंगे तो होलोसीन। ठीक है। अब उसके पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर करते हैं। पूरा पाषाण में आखेट था मुख्य रूप से। ठीक है, आखेट या शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं का पूरी तरह छोड़ा, न ही नवपाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया? वह कौन थे? तो वह थे मध्य पाषाण। दोनों के बीच में क्या पड़ता है? मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? मैन मैक्स हिमसेल्फ। तो मैन मैक्स हिमसेल्फ है गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। मैन मैक्स हिमसेल्फ किसकी रचना है बोलेंगे तो गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। नवपाषाणिक उपकरण के जरिए मानव को भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति का, नवपाषाणिक उपकरण से मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति का किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? किसने दी है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की? तो गॉर्डन चाइल्ड ने दी है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की। और उसके बाद मैन मैक्स हिमसेल्फ पे भी गॉर्डन चाइल्ड का बुक है। और जो नवपाषाण काल में उपकरणों ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की दी है गॉर्डन चाइल्ड, मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति के लिए। निम्नलिखित में से हो जाएगा किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में स्थायी कृषि तो जीवन जीना शुरू किया था। मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था। नवपाषाण काल में स्थायी निवास हो गए थे, तो वहीं से फिर जीवन जीना शुरू किया था। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में निवास करते थे, सही है। इससे वे हवा और धूप बारिश से प्रकोप से बच जाते थे, यह भी सही है। और उसकी व्याख्या भी सही है, ये सही है। ठीक है, 144 का आगे देख लेते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित
मितभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया था। तो कौन सा काल था जिसमें मिट्टी के बर्तन चाक जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि बनाना आरंभ किया था। तो कब आरंभ किया था उन्होंने? तो नवपाषाण काल में उन्होंने मितभांड की शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? प्रथम कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वह स्थल कौन सा था जहाँ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ था। ठीक है। पश्चिमी बलूचिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो गुप्त कराल है, बुर्जहोम है, मार्तंड है और पांडु रजार डीबी का है पश्चिम बंगाल में। देखे थे तो बुर्जहोम और गुप्त कराल नवपाषाण कालीन है और मार्तंड भी है और पांडु रजार डेबी कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को याद रखना, यही नहीं है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल हो गया उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो चिरान नहीं है। चिरान कहाँ है? बिहार में है। महगड़ा, कोल्डी हवा और लहुर देवा ये सभी उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा में भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारत में। ठीक है, और उसके बाद लहुर देवा, कोल्डी हवा और महगड़ा ये सभी कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है और नवपाषाण कालीन स्थल। लेकिन चिरान नहीं है। चिरान कहाँ? बिहार में। नवपाषाण कालीन स्थल पायनथोरलंगतीन तमिलनाडु। नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? नहीं, पायनथोरलंगतीन कहाँ स्थित है बोलेंगे तो यह मेघालय में है। पायनथोरलंगतीन कहाँ स्थित है बोलेंगे तो मेघालय में। पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? तमिल बोल। पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। पायनथोरलंगतीन कहाँ है? मेघालय में स्थित है, याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नवपाषाण कालीन स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? इसमें से पयमपल्ली तमिलनाडु दक्षिण में स्थित है। इन स्थलों में सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है बोलेंगे तो पयमपल्ली तमिलनाडु में यही स्थित है। ठीक है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति को ही बनास संस्कृति बोलते हैं। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो आहार संस्कृति का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? जैसे बनास संस्कृति, आहार संस्कृति, तो मालवा संस्कृति किस संस्कृति का स्थल है बोल देंगे तो मालवा संस्कृति किस संस्कृति का स्थल है? तो नौदा टोली, दोनों मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति प्रारूप स्थल स्थित है नौदा टोली से। कौन से प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो नौदा टोली है। ठीक है, कौन सा है बोलेंगे तो नौदा टोली है। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने प्रारंभ किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन प्रारंभ किया था एच.डी. सांकालिया ने। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकालिया ने। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के किसमें प्राप्त हैं? तो इसमें प्राप्त हुए हैं 40 प्रकार के। कितने प्रकार के किसमें प्राप्त हुए हैं? महापाषाण संस्कृति में, वो भी दक्षिण भारत में। महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के इसमें प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ से प्राप्त हुए हैं लगभग 40। ठीक है, लगभग प्रकार के मिले हैं तो 40। ठीक है, निम्नलिखित में महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो ये दोनों तमिलनाडु में आदि और आदिच्चनाल्लूर, इसमें कौन सा स्थल है जो दक्षिण भारत में स्थित है? तो यही है, मतलब महापाषाण संस्कृति स्थल में कौन से सबसे दक्षिण में? दोनों तमिलनाडु में है। इसमें आदिच्चनल्लूर दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत के महापाषाणिक कब्र या स्मारक प्रायः नदी और झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं। है, सही है। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, दक्षिण भारत में महापाषाण स्मारक यानी कब्र प्रायः नदी और झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है, यह भी सही है। ठीक है, दोनों सही। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया से मिला है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से मिला है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ताम्र भंडार से भरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है गुनगेरिया। ये बोलेंगे तो MP मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोजपत्र या भूर्ज पत्र
भोज वृक्षी की तीसरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लोग ग्रंथ आदि लिख पाते थे को प्राचीनतम साक्ष्य भारत में क्या किसका भोजपत्र या भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से मिला है। भोजपत्र या भोजपत्र के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? श्रृंगवेरपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में है बोलेंगे तो यह इलाहाबाद में, प्रयाग वाला इलाहाबाद में। श्रृंगवेरपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इलाहाबाद में। भीमबेटका को किसने खोजा है? तो भीमबेटका को किसने खोजा है बोलेंगे तो भीमबेटका को श्री विष्णु श्रीधर वागनकर, श्री विष्णु श्रीधर वागनकर ने खोजा है। इसको विष्णु श्रीधर वागनकर ने खोजा है भीमबेटका को। ठीक है। नौदा टोली को बोलेंगे तो एच.डी. सांकालिया। नौदा टोली को एच.डी. सांकालिया ने किसको खोजा है बोलेंगे तो नौदा टोली। और भीमबेटका को बोलेंगे तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वागनकर। ठीक है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस युग में के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो शुतुरमुर्ग पाए गए थे पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद अगला 3 चैप्टर करेंगे। ठीक है। अगर यह आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए और इस सेशन को लाइक करिए और अगला सेशन किस पे चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है। चलिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, जिससे आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ होती जाएगी। बार बार रिवीजन से ही मेमोरी पावर इंक्रीज़ होती है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।